गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या चीज़ है पहले देख लेते हैं। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज सम मल्टीपल ऑफ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो मल्टीप्लायर सिंपली एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। फैक्टर बाय विच इनकम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज नोन एज मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंपल सा रूल है, के इज अ मल्टीप्लायर, y is change in income and that delta I is change in investment। तो change in income is equal to multiplier into change in investment। तो multiplier हमारे पास क्या आ गया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हुआ है, कितने गुना चेंज हुआ है, दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन में। तो जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा उतना ही बड़ा मल्टीप्लायर होगा। तो इसको पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ए है, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आइडल सिचुएशन होगा 45 डिग्री, कि जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बट एक्चुअली इतना नहीं होता है कि इफ इट इज इनकम तो मेरे पास पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इतना था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या लिया है सी प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, क्योंकि मल्टीप्लायर हमने इन्वेस्टमेंट के एवज में देखना है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से दैट इज चेंज इन आई, हमारे पास इनकम में कितना चेंज हुआ है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर, राइट। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में भी देख लेते हैं। सिंपली अगर मेरे पास इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है तो चेंज इन सेविंग और चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। एमपीएस मेरे पास क्या होता है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन वाई। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या आ गया कि मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके एमपीएस इंटू चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन एस लिख लिया। क्योंकि चेंज इन एस, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इन्वेस्टमेंट बराबर हैं, तो सेविंग को मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन आई ओवर 1 ओवर एमपीएस। ठीक है जी, तो इसको एमपीएस को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एमपीसी। ये सिंपली हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, y चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन i ओवर 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब चेंज ऑफ y ओवर चेंज ऑफ i हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे लेके आके इसको क्या लिख सकते हैं, k मल्टीप्लायर, k इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी। यानी कि अगर मैं एमपीसी के साथ देखूं तो k का एक डायरेक्ट रिलेशन है, एमपीएस के साथ देखूं तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। एमपीसी जितना बढ़ेगा उतना ही मल्टीप्लायर बढ़ेगा। इस चीज को हम एक जो है टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। ये रहा मेरे पास एमपीसी और ये रहा मेरे पास वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी 0 है तो 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी करके मेरे पास मल्टीप्लायर 1 हो गया है। तो देखिए जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है वैसे वैसे मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। और अगर कहीं एमपीसी 1 हो गया, यानी कि जितना आमदन उतना ही खर्चा, तो मल्टीप्लायर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, इस चीज को हम 3 डायग्राम्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मल्टीप्लायर कब होगा, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों आपस में इक्वालिटी में चलेंगे, यानी कि 45 डिग्री पे होगा। दैट यू कैन से आइडल सिचुएशन की जितना इनकम है उतना ही इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में जा रहा है 45 डिग्री, यानी कि कोई भी लीकेजेस नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है, तो वहां पे मल्टीप्लायर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास सिचुएशन क्या है, व्हेन एमपीसी इज 0, यानी कि इनकम में चाहे जितना मर्जी चेंज आए लेकिन कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज वाई दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि इनकम चेंज हो रही है लेकिन कंजम्पशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में मल्टीप्लायर क्या होगा, यूनिटी,
1 आएगा मेरे पास मल्टीप्लायर। ठीक है, तो तीसरा मेरे पास सिचुएशन ये आ जाता है विच इज एक्चुअली, ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस है, इनफाइनाइट भी और यूनिटी भी। तो एक्चुअल में इसके बीच के का होता है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास आइडल सिचुएशन, ठीक है, 45 डिग्री पे। उसके बाद मेरे पास दो कंजम्पशन कर्व है, एक C1 एक CC। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है। देखो एक सिचुएशन है 10 से 12 इनकम हो गई है, तो मेरे पास कंजम्पशन 10 से 11 ही हुआ है। दैट मीन्स MPC 1/2 है, मल्टीप्लायर 2 है। ठीक है, दूसरा मेरे पास सिचुएशन ये है कि इनकम 10 से 15 हो गई है, लेकिन कंजम्पशन 10 से 11 ही हुआ है। दैट इज MPC मेरे पास 0.2 है, तो मल्टीप्लायर मेरे पास 1.25 है। ठीक है, यानी कि कंजम्पशन के चेंज होने से, MPC के चेंज होने से मल्टीप्लायर जो है वो चेंज होता है। अब देख लेते हैं वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे होता है। तो कुछ राउंड्स में हम दिखाते हैं कि पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है सपोज कीजिए, और MPC यहाँ पे मेरे पास है, MPC हमने पहले अज्यूम करके चले 0.5 है। तो चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, तो फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट 100 हुआ तो इनकम मेरा 100 हुआ। MPC 0.5 है, तो 0.5 के हिसाब से 100 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ, तो 50 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा हुआ। फिर 50 करोड़ इनकम हुआ, 25 करोड़ जो है खर्चा हो गया। 25 करोड़ इनकम हुआ, 1.25 करोड़ जो है वो खर्चा हुआ। तो इस तरीके से करते करते कुछ राउंड्स आ गए, तो एंड में हम लोग देखते हैं कि 100 करोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इनकम जो जनरेट हुई है वो 200 हुई है, यानी कि मल्टीप्लायर मेरे पास क्या आ गया, 200/100 इज इक्वल टू 2। देखिए मल्टीप्लायर इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि अब आप कह सकते हो कि मैम ये तो कंजम्पशन जो है वो इनकम में कन्वर्ट कैसे हो गया। किसी एक का कंजम्पशन किसी दूसरे का इनकम है। इकोनॉमी का ये रूल है कि अगर कोई कंज्यूम करेगा, 25 करोड़ किसी ने कंज्यूम किया है, तो किसी और दूसरे बंदे का 25 करोड़ इनकम जनरेट हो गया है, राइट। तो फिर उसमें से जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो है वो चेंज जो है वो चलता रहेगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसी को डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या है, अब यहाँ पे हमने GDP लिया है और यहाँ पे लिया है हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी यही है कि देखिए पहले इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में चेंज आने से फिर कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन के चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया, एंड दिस इज सो ऑन, दीज आर द राउंड्स। ठीक है, कि इकोनॉमी यहां से स्टार्ट किया और इस लेवल तक पहुंच गया, राइट। जो यहां से यहां तक के लेवल तक का पहुंचा है, दिस इज मल्टीप्लायर। ठीक है, कि कितना इन्वेस्टमेंट इनिशियल होने पे कितना जो है बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस चीज को हम दो तरीके से और देख लेते हैं, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर होता है, बैकवर्ड मल्टीप्लायर होता है। अगर तो इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, तो वो हो गया फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इनकम बढ़ गया, फॉरवर्ड एक्शन। लेकिन अगर यही आप इकोनॉमी में से बाहर निकाल लोगे पैसे को, तो क्या होगा, बैकवर्ड एक्शन भी लगेगा, उसी प्रकार जैसे कि फॉरवर्ड एक्शन लगता है। अगर मल्टीप्लायर 2 है मार्केट में, तो 2 गुना जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, तो 2 गुना ही पीछे आ जाएगी अगर डिसइन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको कम कर देते हैं, तो बैकवर्ड जो है एक्शन भी मल्टीप्लायर टाइम्स ही होगा। ठीक है, नाउ एक चीज देख लो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर और डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब कई कहते हैं कि केन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि केन्स ने टाइम लैग को बीच में कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अगर टाइम लैग को बीच में कंसीडर कर लेते हैं तो फिर वो बन जाएगा डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने फिर हमें ये 2 कॉन्सेप्ट दिया कि एक तो ये कि कंजम्पशन ऑफ टी, यानी कि आज के दिन की जो मेरी कंजम्पशन है वो मैंने पहले जो पैसा कमाया है, इनकम T-1, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आज का इनकम T+1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ IT, वो पहले की इन्वेस्टमेंट का। अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मेरा कल जाके इनकम होगा, कल इनकम होगा तो परसों मैं कंजम्पशन करूंगी। तो देयर इज सम टाइम लैग, कि हमेशा थोड़ा टाइम लगता है इनकम जनरेट होने में।
अब ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा जो है टेबल डायग्राम्स के थ्रू भी देख लेते हैं। अगेन वैसा ही टेबल है आपके पास, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक चेंज है कि हमें सेविंग और लीकेज भी दिखा रखा है। ठीक है, इनिशियली 100 अगर करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से मेरे पास जो है चेंज इन वाई कितना हुआ। ठीक है, पहले 100 मेरे पास जो है इनकम बना, उसमें से 50 जो है वो खर्च लिया गया क्योंकि 0.5 MPC है, और 50 जो है लीकेज हो गया, सेविंग हो गया, जो इकोनॉमी में से बाहर चला गया है। ठीक है, फिर 25 इसके बाद जो है 50 में से 25 खर्चा गया तो 25 इनकम बन गया। 12.5 है तो 12.5 इनकम बन गया। अब यहाँ पे ये देखो, अगर 0.5 MPC है तो MPS भी 0.5 है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे पास लीकेजेस हो गई। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेरे पास जो टोटल इनकम है वो 200 है, लेकिन मेरे पास कंजम्पशन 100 करोड़ हो रहा है और 100 करोड़ मेरे पास सेविंग हो रही है। तो इसी चीज को हम इस डायग्राम के थ्रू भी राउंड्स को दिखा सकते हैं कि पहले इकोनॉमी 100 पे थी, फिर 50, फिर 25, 12.5, 6.25, दीज आर द राउंड्स, और एंड में जाके हो जाता है 200 का जो है वो इनकम जनरेट हो जाता है। राइट, तो अब डायनेमिक मल्टीप्लायर को चेंज इन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, उसमें दो चीजें हैं, सिंगल इंजेक्शन एंड कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन। सिंगल इंजेक्शन, सपोज मैंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है पर मैंने एक ही टाइम पे कर दिया और अगले 10 सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। ठीक है, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे थी इकोनॉमी पहले, राइट, तो अब एकदम से शूट करेगी, शूट करके ऑल टाइम जो हाई पे चले जाएगी, और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी नीचे की ओर आते 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 अपने बैक जिस जहां से स्टार्ट की थी वहीं पे वापिस आ जाएगी। सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो कंटिन्यूअस इंजेक्शन दीजिए। अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो 100 करोड़ एक ही बार में इन्वेस्ट मत कीजिए, 10-10 करोड़ करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा होगा कि पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, फिर 5 करोड़ का, फिर 2.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, तो अल्टीमेटली इट विल ग्रो अप टू द लेवल ऑफ 20 मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुई इकोनॉमी, यहाँ पे चले गई। ठीक है, और इस चीज में देखे तो स्टार्ट हुई यहाँ से और फिर वापस बैक वहीं पे आ गई जहां पे वो पहले थी। ठीक है, तो दैट इज वाई कॉन्टिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। तो लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है, सबसे पहला आइडल सेविंग। जो सेविंग हमारे घरों में पड़ा है पैसा, लेकिन कहीं पे भी जो है इन्वेस्ट नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा, वो आइडल सेविंग है, एंड दैट इज लीकेज, क्योंकि ये मार्केट में से वाइप आउट हो जाता है पैसा। परचेज ऑफ शेयर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पुराने शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हम खरीदते हैं तो उसका कोई भी रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो, तो इसीलिए उसका जो है वो भी एक लीकेज है इन द मल्टीप्लायर। पेइंग ऑफ ओल्ड डेट्स, अगर पुराने डेट्स हम दे रहे हैं तो वो भी लीकेज है। इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी मार्केट में से पैसा चला जाएगा और हमारा अपना एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो वो भी एक लीकेज है। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स, अगर कंजम्पशन गुड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ए लीकेज इन द मल्टीप्लायर। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी कि लोग कैश की फॉर्म में पैसा अपने पास अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी एक लीकेज है। राइज इन प्राइसेस, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम मतलब जितना बाइंग हम ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं उतना ही बाइंग ज्यादा पैसे में करेंगे, तो यानी कि अगर नया इनकम जनरेट हो भी रहा है इकोनॉमी में तो उससे एग्रीगेट डिमांड कुछ नहीं बढ़ रहा है, सो अगेन दिस इज लीकेज। टैक्सेशन सिस्टम, अगर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, तो वो भी एक लीकेज है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, अगर कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, अपने पास ही रख रही हैं, तो एग्रीगेट डिमांड मार्केट में नहीं बढ़ेगा और उसकी वजह से भी ये एक लीकेज होगा मल्टीप्लायर के लिए, एक लीकेज होगा इकोनॉमी के लिए। देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीप्लायर। तो पहला लिमिट क्या है,
अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स ही नहीं अवेलेबल हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ ही नहीं सकता है। तो कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। मल्टीप्लायर पीरियड, हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होता है तो उसमें एक टाइम लैग होता है, तो मल्टीप्लायर जो लगने का पीरियड है वो थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ये पीरियड बहुत बड़ा होता है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर तो देखो मल्टीप्लायर का एक असम्पशन है कि अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले का लेवल है तो हम मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है तो मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। स्टडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टडी फ्लो से होना चाहिए, मतलब हमेशा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते चला जाना चाहिए। नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अब देखो एग्रीगेट डिमांड सपोज बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन चीजें उतनी ही बिक रही हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। देयर शुड बी नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो ही मल्टीप्लायर वर्क करेगा। नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में भी अगर सपोज ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरे सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नेट इंक्रीज शुड बी देयर इन द इन्वेस्टमेंट। देन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में देखे। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होने की बहुत जरूरत है, खासकर इनिशियल लेवल पे, ठीक है, तो ही मार्केट में मल्टीप्लायर अप्लाई होगा। देन क्लोज्ड इकोनॉमी, तो यहाँ का एक मल्टीप्लायर का ये भी एक असम्पशन है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, नहीं तो अगर इंपोर्ट करने में हम अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो फिर मल्टीप्लायर अप्लाई नहीं होगा हमारी मार्केट में। कांस्टेंट एमपीसी, एमपीसी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं है एमपीसी बेसिकली अगर कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन मल्टीप्लायर का एक अजम्पशन लेके चलते हैं इकोनॉमिस्ट या केन्स, तो वो है कि कांस्टेंट एमपीसी मार्केट में होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहां पे मल्टीप्लायर का ज्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर अदर फैक्टर्स पे भी ज्यादा डिपेंड करती है लाइक नेचुरल फैक्टर्स। देन सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो ये भी हो कि सपोज मार्केट में डिमांड आ गया लेकिन हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है इंडस्ट्री में कुछ और गुड्स बनाने की, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर मार्केट में डिमांड आ रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, तो कैपेसिटी भी होना चाहिए इंडस्ट्रीज के पास कंज्यूमर गुड्स को बनाने का। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के सभी रिसोर्सेज का होना जरूरी है, ठीक है। देन नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए अगर ऐसा होता है कि मार्केट में जो है इनकम बढ़ा लेकिन रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, तो ओवरऑल मल्टीप्लायर का कोई बेनिफिट नहीं होगा। रीजन ये है कि जो रिच पीपल हैं उनका ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंजम्पशन हो चुका है, तो मार्केट में एमपीसी नहीं बढ़ेगा। एमपीसी तब बढ़ेगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज ना हो, राइट, तो बल्कि जितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा बेटर मल्टीप्लायर काम करेगा। नो चेंज इन प्राइसेस, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि प्राइसेस में चेंज नहीं आना चाहिए, नहीं तो नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सलरेशन इफेक्ट इज इग्नोर्ड, यहाँ पे हमने एक्सलरेशन इफेक्ट के बारे में बात नहीं किया है क्योंकि मल्टीप्लायर में हम बात करते हैं कि चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है और कंजम्पशन के चेंज आने में फर्दर क्या चेंज आता है, दैट इज एक्सलरेशन, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं की है। यानी कि एक्सलरेशन यानी कि चेंज इन कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मल्टीप्लायर देख लेते हैं। इनकम प्रोपगेशन, यानी कि हमें यहाँ पे इनकम को कैलकुलेट करने में, इनकम का जो फोरकास्टिंग करने में एक बेनिफिट हो जाता है मल्टीप्लायर के थ्रू, कि अगर हमें पता है कि मल्टीप्लायर दो है सपोज मार्केट में, तो हमें पता है कि अगर 100 करोड़ मार्केट में लगा है तो 200 करोड़ का आमदन जो है हो जाएगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लायर का एक बहुत बड़ा हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता चलता है कि निवेश का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। देन ट्रेड साइकिल्स आपको पता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी,
तो मल्टीप्लायर हमें बहुत अच्छे से बताता है कि हाउ ट्रेड साइकिल्स वर्क, कैसे काम करते हैं, कैसे जो डिप्रेशन के टाइम में से अगर बाहर निकलना है तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसका फिर मल्टीप्लायर रूप हमें देखने को मिलता है, फर्दर इनकम जो है जनरेट होता है मार्केट में। फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो मल्टीप्लायर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया है तो फिर प्राइसेस राइज होंगे, लेकिन एग्रीगेट आप कह सकते हो डिमांड नहीं बढ़ेगा। देन इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लायर जो है उसका वो तभी काम करता है जब हमारे पास जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो वो आइडल सेविंग बन जाएगी, और आइडल सेविंग जो है वो एक लीकेज है मार्केट में। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कि जहां पे भी हमारा मार्केट गिर रहा है वहां पे हमारी गवर्नमेंट आके डेफिसिट फाइनेंस करेगी, या तो फोर्स्ड सेविंग के थ्रू या फिर न्यू करेंसी छाप के या किसी भी तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी मार्केट में। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन, रिसेशन। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही की जाती है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को ही हम संभाल सकते हैं थ्रू मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन का माहौल है तो मार्केट में से पैसा थोड़ा सा निकाल लीजिए, जिससे क्या होगा, बैकवर्ड मल्टीप्लायर लग जाएगा। अगर डिफ्लेशन का माहौल है तो मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा दीजिए, तो फिर मल्टीप्लायर जो है वो फॉरवर्ड एक्शन में काम करेगा। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखिए क्लासिकल्स कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं, लेकिन केन्स ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो बताया है कि गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब ट्रेड साइकिल्स आ रहे हैं, पेसिमिस्टिक माहौल है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। नाउ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है। एक तो नो मैकेनिकल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मार्केट में पैसा लगा दिया तो इनकम जनरेट होगा ही होगा, ये कोई जरूरी भी नहीं है, तो कोई ऐसा मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं है। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होंगे तभी सारे काम करेगा मल्टीप्लायर, पर सही मायने में सेविंग इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर नहीं होते हैं अगर हम रियल मार्केट्स को देखें। टिटोलॉजिकल, यानी कि एक बात को बार बार बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात बहुत ज्यादा ट्रूथ हो जाए। बार बार बोलने से एक बात जो है वो बहुत ज्यादा सही नहीं हो जाती, फैक्चुअल नहीं हो जाती, तो कुछ और भी बताना चाहिए। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो यहाँ पे जो है इनकम और कंजम्पशन के रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया है, सिर्फ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेशन को स्टडी किया है, जबकि कंजम्पशन का भी अपना एक इम्पैक्ट होता है इनकम पे, और इनकम का इम्पैक्ट कंजम्पशन पे डेफिनेटली होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सलरेशन इज इग्नोर्ड, ये हम पहले भी लिमिटेशंस में भी कर चुके हैं कि एक्सलरेशन को जो है इग्नोर किया है। कंप्लीट इलास्टिसिटी इन द सप्लाई ऑफ फंड्स एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि अगर मार्केट में डिमांड आ गया, फंड्स, कंज्यूमर गुड्स सब रेडी होने चाहिए तभी मल्टीप्लायर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अननेसेसरी टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो ये जो अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग को, यानी कि ठीक है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है, बट इतना भी जो है इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिलना चाहिए। देन प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स, तो मल्टीप्लायर में बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इन कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लायर का लगना के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी रिक्वायर्ड होती हैं। इन द एंड सम अदर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, दो इसमें मेन हमें दिए हुए हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर और एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या है, K1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। N1 हमारे पास प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है, N2 हमारे पास टोटल एम्प्लॉयमेंट है। प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट की किसी भी तरीके से पहले मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया तो उससे इनकम जनरेट हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ा, उससे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन अप हुआ, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट हुआ। तो पहले प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट से टोटल एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट बढ़ता है, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। दूसरा हमारे पास है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर,
दैट इज के एफ इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन ई। यहाँ पे चेंज इन वाई डेफिनेटली चेंज इन नेशनल इनकम है, और ई जो है वो एक्सपोर्ट्स है, कि एक्सपोर्ट्स के चेंज होने से नेशनल इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इसको एक और तरीके से भी कहा गया है 1/IS, यानी कि IS यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड सेव। तो जितना कम हम इम्पोर्ट और सेव करेंगे उतना ज्यादा हमारा बड़ा मल्टीप्लायर होगा। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड सेव से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अच्छे से इसको रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।